लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इसलिए वेलोसिटी बदलती रहेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूले से। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है तब स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा घबराना लाजमी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में चीजें आसानी से निकलती नहीं है। मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हो कि कोई भी क्वांटिटी का जब मैक्सिमा होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। और आपकी लास्ट मिनट ये स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए आखिर के 1 महीने में, इन पीवाईक्यूज को करने से क्यों आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन के पीवाईक्यूज की। कौन से चैप्टर के? मोशन इन 2D के, मोशन इन अ प्लेन के, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन जो होते हैं उनके जो जेईई मेन में पीवाईक्यूज आए हैं उनके हम डिस्कशन करेंगे। और भी किस तरह के पीवाईक्यूज होंगे? वो यूनिक पीवाईक्यूज होंगे, मतलब नॉन रिपीटेटिव जो थे उन पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में मेजरली कौन कौन से टॉपिक है जो कवर हो जाएंगे? अगर आप देखो तो सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो जाएगा, उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी कवर हो जाएगी, जनरल मोशन इन 2D के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और एक आध क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का भी पहले जो आया हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में हम करीब करीब सारे ही पीवाईक्यूज जो पहले अच्छे क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ बेसिक बातें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो हमको मालूम होना चाहिए कि अगर सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल है, अगर एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड पर से ऐसा, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आते होंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। अगर यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाई जी, राइट। मैक्सिमम हाइट जो होती थी ये होती थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज ये हो जाता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ऑल राइट, ये बेसिक पैरामीटर्स हमको आते हैं। इसके अलावा हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर जानते हैं और अगर हम वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन की पोजीशन और वेलोसिटी लिखना जानते हैं तो हम सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। ये भी मैं आपके लिए चलो लिख के दिखा देता हूं और उसके बाद स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सपोज ऐसा ओरिजिन पर से आपने u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, यह है ओरिजिन। ये प्रोजेक्टाइल अगर ऐसा हवा में किसी पॉइंट x, y से पास करता है एट टाइम स्मॉल t, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू होगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t और y होगा u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या किया मैंने? इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल u sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी और मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहां पर एक्स और वाई की ये वैल्यूज डाल दोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, और वो भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपके लिए, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर इतनी बातें आपको मालूम है तो आप प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इवन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के भी। कैसे, मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी यहीं से डिराइव हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन के लिए सारे रिजल्ट्स यहां से डिराइव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ऑलराइट, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड। Initial speed of a projectile fired from ground is u. At the highest point during its motion, the speed of the projectile is √3 by 2u. Time of flight of the projectile is. All right. तो हमारे पास suppose this is our projectile. Initial speed given to us is u. और ऐसा कौन सी डायरेक्शन में है? किसी डायरेक्शन में रहा होगा, ये तो हमको बोला नहीं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हमको नहीं बताया कि ये थीटा की वैल्यू क्या है। आप देखो, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, जो कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है,
क्यों वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है? क्योंकि अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ही नहीं, पार्टिकल और ऊपर जाएगा, तो हम उसको टॉप मोस्ट पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, राइट? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी जो कि कांस्टेंट रहती है, और उसका वैल्यू हमको दिया कितना, √3/2u। मतलब cos थीटा की वैल्यू √3/2। अगर cos थीटा की वैल्यू √3/2 तो थीटा होना चाहिए कितना, 30 डिग्रीज। ऑल राइट, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, 30 डिग्री। वेलोसिटी कितनी, प्रोजेक्शन वाली u। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हम लिख सकते थे 2u sin थीटा बाय जी। अभी अभी लिखा था हमारे लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 कितना, हाफ, और इसलिए कितना हो जाएगा, u/g। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक थ्योरी आती है तो इसको आप 1 मिनट से कम टाइम में कर सकते हो। तो जेई मेन के हिसाब से ये इजियर साइड पे क्वेश्चंस में हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है? इसको हमको पहली बार में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। कब आया था ये, 2023 31 जैन को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023। क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ते हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ projectile projected from the ground is given by y is equal to x minus x square upon 20, where x and y are measured in meter. Maximum height attained by the projectile will be। ठीक है, अब हमको यहां पर ट्रेजेक्ट्री देखिए दी हुई है, y is equal to x minus x square by 20। ठीक है, अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं ये y x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करके y का मैक्सिमा निकालूं, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको कंपेयर करूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालूं, स्पीड निकालूं, ये सारा कुछ करूं। ठीक है, मतलब आपके पास एक तरीका तो ये था कि आप ऐसा लिखते y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो tan थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, थीटा 45 होगा। फिर g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 1/20 से कंपेयर करोगे, थीटा की वैल्यू 45 डालोगे, g की वैल्यू डाल दोगे तो u की वैल्यू मिलेगी। u मिल गया, थीटा मिल गया, तो आराम से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधे सीधे, ये फंक्शन ही तो है, तो y को मैक्सिमाइज कर लेता हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। dy बाई डी एक्स आएगा 1 माइनस एक्स बाय 10, है ना? इसको डिफरेंशिएट किया तो 1, और यहां पर 2x बाई 20 आएगा तो x बाय 10। इसको अगर 0 से इक्वेट किया तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 10। तो ये x इज इक्वल टू 10 या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -1/10 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑल राइट, अगर x इज इक्वल टू 10 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x का वैल्यू 10 डाल दूंगा, तो 10 माइनस 100 अपॉन 20, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 5। तो मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी हो जाएगी, 5। इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते थे, ठीक है, पर ये मुझे इजी वे आउट लगा। ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, बहुत कम टाइम में कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट, ओके, ये भी 2023 का क्वेश्चन। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बॉडी को ग्राउंड पर से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। वैसे तो एक ही सही होगा, सिंगल करेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी हम केयरफुली सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो ये तो ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्टाइल है ऐसा, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही इसकी हाइट मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी
और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पर यू मैक्स तो हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं जीरो तो नहीं होती, ये कितनी होती थी, यू कॉस थीटा होती थी। जीरो क्या होता था, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये तो गलत है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, अदरवाइज वो हाईएस्ट पॉइंट कैसे होगा, ठीक है। हाइट जब मैक्सिमम होगी तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज वो और हाइट गेन करता और आप उसको मैक्सिमम हाइट बोल ही नहीं सकते थे। मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हो कि कोई भी क्वांटिटी का जब मैक्सिमा होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है ना। तो y मैक्सिमम तब होगा जब dy बाय dt जीरो होगा, राइट। ऑल राइट। फोर्थ है काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कैसे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है जब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर यू इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई होप ये आपको बात क्लियर है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है हमारे लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023, सिंपल क्वेश्चन, ये भी आराम से देखो। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at 30 degrees from the horizontal with initial velocity 40 meter per second. The velocity of the projectile at t is equal to 2 seconds from the starting point will be. मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि velocity vector at any given point of time is given by u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इसलिए वेलोसिटी बदलती रहेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूले से। ऑलराइट, हमको यहां पर बोला कि 30 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ठीक है चलो वैल्यूज डाल लेते हैं। 40 cos 30 आई कैप प्लस 40 sin 30 माइनस 10 इंटू टाइम कितना है 2 जे कैप, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 20√3 आई कैप। यहां पर sin 30 होता है हाफ, 20 माइनस 20, तो ये चला ही जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20√3 आई कैप। इसका मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ रहा होगा शायद से, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ रहा होगा। देख भी लेते हैं, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो वो 2 इंटू यू इंटू साइन 30 मतलब 1/2 अपॉन जी मतलब कि 10 होगा, ठीक है। तो ये क्या आया 4 सेकेंड आया क्या, तो 2 सेकंड पे ये आधा मोशन कवर कर चुका है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होनी ही चाहिए थी। तो 20√3 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है, 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल with the same speed. Ratio of maximum height attained by the two projectiles respectively is। अब देखो अभी अभी हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सीखा, क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नाउ अगर स्पीड सेम है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो h1 अपॉन h2, स्पीड सेम है, डिवाइड करोगे तो u और g वाला टर्म जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारे लिए साइन थीटा 1 साइन 30 कितना है 1/2 और फिर साइन 60 कितना है √3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगा क्या, 1/3, ठीक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उन दोनों के रेशियो का स्क्वायर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। अब देखो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करो, तो आप बोल सकते हो कि ये एच मैक्स तब आएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए। अगर आपने ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया, ऊपर उठा के फेंका, तो सबसे ज्यादा हाइट अटेन करने वाला है। लेकिन अगर आप रेंज मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो उस केस में साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा, मतलब ये मैक्सिमम रेंज आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1, मतलब 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। अगर आपने 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम रेंज आएगा, जबकि 90 डिग्री पर ऐसा सीधा ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट आएगी। तो क्या आप यहां से रियलाइज कर पा रहे हो कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हो, वो ऊपर की तरफ फेंकने का डिस्टेंस का डबल होता है ना? ये यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है? तो आर मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। अभी याद रखना, कई बार ऐसे सवाल आए, ठीक है? तो अगर हमने बॉल को 136 मीटर ऊपर हम फेंक सकते हैं, तो 136 का डबल कितना होगा? 272 मीटर्स ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसको मैक्सिमम फेंक सकते हैं। आराम से देख लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, ठीक है, at an angle alpha with horizontal with a velocity 20. After 10 seconds, its inclination with horizontal is beta. The value of tan beta will be. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तीन बातें पता होनी पड़ेंगी। पहला, कि हम लोगों ने बात करी ली थी कि वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है किसी भी टाइम पर, u cos थीटा t प्लस आई कैप यू cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। यही था, पहले भी क्वेश्चंस में हमने लिखा था। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर ये वेलोसिटी वेक्टर आप लिखोगे, कब लिखना है हमको? 10 सेकंड पे। तो आप लिखोगे 20 cos अल्फा आई कैप, 20 cos अल्फा आई कैप प्लस 20 sin अल्फा माइनस जीटी। टाइम कितना था? 10 था, और जी की वैल्यू भी 10 हमें लेनी है, तो 100 जे कैप। अब ये है वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t। नाउ सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखें Vx, और वर्टिकल कंपोनेंट अगर है Vy, तो tan थीटा Vy बाय Vx होगा, tan थीटा Vy बाय Vx होगा। हमारे केस में थीटा कितना था? बीटा, है ना? हमारे केस में थीटा था बीटा के इक्वल, राइट? तो इसको चलो मैं बीटा कर देता हूं। तो tan बीटा Vy मतलब 20 साइन अल्फा माइनस 100 अपॉन Vx मतलब 20 कॉस अल्फा होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो पहला टर्म तो सिंपली क्या हो जाएगा? tan अल्फा, और दूसरा टर्म देखोगे तो 5 कॉस अल्फा, जिसको आप सेक अल्फा भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारे लिए tan बीटा का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है? tan बीटा होगा tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला सवाल है, बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20, 10. If t is the time of flight, then its momentum vector at t is equal to capital T upon root 2 is. Okay. अब ऐसा क्वेश्चन में आपको 2-3 स्टेप्स जाना है आगे। यह आपका 3-4 मिनट का टाइम ले सकता है। तो जब आपको जेई में ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको 25 में से ऐसे सवाल कम ही मिलेंगे। मतलब अगर आप देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अधिकतर क्वेश्चन जल्दी से आसानी से निकल आते हैं। मल्टीपल स्टेप्स इसमें आपको लिखने रहेंगे, इसलिए इसको थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको क्लास में जब आप पेपर कर रहे हो, ऐसा सवाल जो आया तो उसको आप आखिर के लिए रख सकते हो, आप इसको रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हो। अब इसमें करना क्या क्या है, सबसे पहले तो हमको जिस टाइम की बात चल रही है उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल टू x tan 45 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर 45। ठीक है, यही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां पे tan 45 आ गया, यहां पे cos स्क्वायर 45 आ गया। cos स्क्वायर 45 मेरे ख्याल से 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इफेक्टिवली ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ट्रेजेक्टरी है इस पे पॉइंट 20, 10 आता है, तो मैं यहां लिखूंगा y की वैल्यू 10। ठीक है, और फिर इधर लिखूंगा x की वैल्यू 20 माइनस 10 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। राइट, तो यहां से एक 10 तो चला जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल ना। देखो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये एक 0 मैंने यहां से कैंसिल कर दिया, जो 20 स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर था इधर लेके आया और 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये आ गया। और इसका मतलब ये है कि u का वैल्यू मिल गया हमको 20 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, पहला मिशन अकम्प्लिश हो गया, हमको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। अब क्या करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको मालूम था 45 डिग्री, तो अब अगली चीज हमको निकालनी क्या पड़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो u का वैल्यू था 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा था 45 डिग्री, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन थीटा बाय जी। बार बार हमने यही यूज किया है, ये होगा 220। ठीक है, देन 1/√2 और यहां पे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2√2 सेकेंड्स। ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको बोल रहे हैं कि मोमेंटम निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/√2 टाइम्स जो टाइम होगा उस पे, t इज इक्वल टू t/√2 पे। ठीक है, तो स्मॉल t का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा, जो कि t/√2 हमको गिवन है, तो यार 2 सेकेंड। ऑल राइट, अब सब कुछ सॉर्टेड है। अब हमारे पास वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा काम बन जाता है। ठीक है, कैसे काम बन जाएगा यहां से, अब अगर मैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड लिखना चाहूंगा, तो फिर से वेलोसिटी वेक्टर वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे, 20 cos 45 आई कैप प्लस 20 sin 45 माइनस GT, मतलब t की वैल्यू कितनी 2, तो 2g j कैप। कितना होगा ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 10√2 आई कैप प्लस 10√2 माइनस 20 j कैप। हमको ये वेलोसिटी नहीं निकालनी थी, मोमेंटम निकालना था,
मोमेंटम निकालना था तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास कितना 10 किलोग्राम, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या आएगा 100√2 आई कैप, यहां कितना आएगा 100√2, यहां कितना 200 जे कैप। कौन सा ऑप्शन है ऐसा देख लेते हैं फटाफट। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। 100√2 आना चाहिए और जे कैप में 100√2 माइनस 200, 100√2 और 100√2 माइनस 200, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले सवाल में लिखा हुआ है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी of 25 meter per second at an angle theta with the horizontal. After t seconds, its inclination with horizontal becomes 0. If r represents horizontal range of the projectile, the value of theta will be. All right. एक एक करके समझते हैं। ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है, हमको पहली बात ऐसा बोला कि अगर t सेकंड के बाद में देखोगे तो इसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ में वो 0 हो गया। तो क्या आपको यह समझ में आता है कि t सेकंड में ये अपना एग्जैक्टली आधा पाथ कवर करेगा, है ना? और इसलिए इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा 2t, या फिर मैं t का वैल्यू बोल सकता हूं u sin थीटा अपॉन जी, u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, फर्दर हमको इसका रेंज भी गिवन है। ठीक है, इसका रेंज क्या लिखा हुआ है? ऑल राइट, इसका रेंज अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक, और हमको बोला कि एंगल थीटा की वैल्यू बताओ। वैसे तो क्वेश्चन में u की वैल्यू गिवन है हमको 25। ठीक है, और हम लोग वो वैल्यू बड़े आराम से पुट करके थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहां पर जो आंसर्स हैं आप देखो स्मॉल टी और आर के टर्म्स में गिवन है, और हर ऑप्शन में आप देखो टी स्क्वायर और आर का रेशियो है, आर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर, टी स्क्वायर अपॉन आर, आर अपॉन टी स्क्वायर, राइट? तो हमको टी स्क्वायर अपॉन आर तो कैलकुलेट करना ही चाहिए। एक और चीज आप समझो कि अगर आप टी स्क्वायर अपॉन आर कैलकुलेट करोगे ना तो ये u जो है ना, u वाला टर्म वो कैंसिल होगा। तो इसलिए भी हमको लगता है कि उससे हम सिर्फ थीटा का फंक्शन होगा, हम आंसर के करीब पहुंचेंगे। ठीक है, तो करते, मैं क्या करूंगा, मैं चलो r अपॉन टी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखो टी स्क्वायर तो होगा कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, राइट? तो r अपॉन टी स्क्वायर अगर देखोगे, r अपॉन टी स्क्वायर वो क्या होगा, यहां से देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो हुआ r, और डिनोमिनेटर में t लिखते हैं। t लिखने लग जाओगे तो यहां पर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u स्क्वायर वाला टर्म तो जाएगा, है ना, एक g वाला भी टर्म जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली कितना आएगा, r अपॉन टी स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा 2g साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगेन एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और यहां पर जो 2g है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो r स्क्वायर r अपॉन 2g टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? कॉट थीटा, अच्छा 2g की वैल्यू कितनी होती है 20, है ना, g की वैल्यू 10 लेनी थी हमको, तो क्या ये r अपॉन 20 टी स्क्वायर होगा?
तो कॉट थीटा आर अपॉन 20t², तो थीटा क्या होगा, कॉट इनवर्स में वैल्यू, है ना, आराम से देखो, ये कॉट इनवर्स में वैल्यू होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान से देख लो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जून 2022 शिफ्ट 2 का, राइट। A person can throw a ball up to a maximum range of 100. How high above the ground can he throw the same ball? अभी अभी हमने किया था, जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक सकता है बॉल, ऊपर की तरफ एग्जैक्टली उसका आधा फेंक पाएगा। तो अगर ये 100 मीटर हॉरिजॉन्टली फेंक पाता है, तो ऊपर की तरफ एच मैक्स हमने देखा था, एच मैक्स कितना था, आर मैक्स का हाफ, राइट। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया है, कहां, प्रीवियस स्लाइड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Body is projected at t is equal to 0, okay, with a velocity of 10 meters per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Radius of curvature of the trajectory at t is equal to 1 second is r. Neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity, g is equal to 10 meter per second square. Radius of r is, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको कैलकुलेट करना है, कब, 1 सेकेंड पर। अब इसके लिए पहले बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है तब स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा घबराना लाजमी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में चीजें आसानी से निकलती नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ये पाथ क्या सर्कुलर है, उसका जवाब है ना। ये कैसा पाथ है, ये पाथ है पैराबोलिक। हाउएवर, किसी भी पॉइंट पर आप एक ऐसा सर्कल बना जरूर से सकते हो, एक ऐसा सर्कल जरूर बना सकते हो जिसका स्लोप और कर्वेचर इस पैराबोला के स्लोप और कर्वेचर से मैच करता है। इस सर्कल को उस पॉइंट पे सर्कल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फंडा बड़ा सिंपल सा है। आप सोचो कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, ऐसी होगी वेलोसिटी, राइट। अगर ये वेलोसिटी की वजह से एक तरीके से इस इंस्टेंटेनियस सर्कल का पार्ट है ये पार्टिकल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v² अपॉन r ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और यहां से r का वैल्यू क्या हो जाता है, v² अपॉन ac। एक बात। दूसरी बात कि अगर वेलोसिटी इस वक्त ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में अगर वेलोसिटी थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, राइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, और वो किधर की तरफ रहता है, ऐसा नीचे की तरफ जी। आपको लगता है कि ये ऐसा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट AC इज इक्वल टू जी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आई कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है, तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर होगा। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को थीटा से टर्न किया तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल भी थीटा से टर्न हुआ, राइट। तो जी जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, उसका कंपोनेंट जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस इंस्टेंट पर, वो कितना हो गया, जी कॉस थीटा। और इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए v² अपॉन जी कॉस थीटा। चलो, बेसिक बात तो हमने समझ ली। अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको यहां पर दिया वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया, और 1 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है,
करते हैं। 1 सेकंड पे हमको बात करनी थी, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मैं भूल गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं 1 सेकंड पर वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो वो आएगा बच्चों, इसको एक मिनट, इसको मैं v लिख लेता हूं, इसको u लिख लेता हूं। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एट 1 सेकंड वो हो जाएगा 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60, हॉरिजॉन्टल के साथ ही 60 डिग्री था ना। ठीक है, 10 sin 60 माइनस g इंटू 1 j कैप। ऑल राइट, ये हो जाएगा cos 60 होता है हाफ, तो 5 i कैप प्लस 5 रूट 3 माइनस 10 j कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके आगे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलोगे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। दूसरी चीज और क्या चाहिए, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है ये भी चाहिए। तो अभी अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि अगर इस वक्त ये अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan अल्फा होगा ये वाली वैल्यू का मॉड, मतलब 5 रूट 3 माइनस 10 का मॉड अपॉन ये वाली वैल्यू 5। ठीक है, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 2, रूट 3 तो 2 से छोटा होता है, तो अगर इसकी मॉड वैल्यू हम देखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3, और यहां से अल्फा 15 डिग्री होगा नीचे की तरफ। ठीक है, देखो यहां पे 5 रूट 3 पहले लिखा हुआ था, तो जे कैप की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक तरीके से ये ऐसा रहा होगा, आप ऐसे समझो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है और इस पॉइंट की बात चल रही होगी कहीं से, ये वाला पॉइंट होगा ऐसा, ये होगी वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री पे है नीचे की तरफ। कैसे पता मुझे ये 2 माइनस रूट 3 tan 15 है, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, tan 45 माइनस 30, ये होता है tan 15, तो tan 15 हो जाएगा क्या, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, और वहां से आपको ये इतना मिल जाएगा। और इसलिए क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको पेपर में ये वैल्यू जाननी पड़ेगी कि 15 डिग्री का है। अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा था, तभी भी आपको किसी ने अल्फा तो पूछा नहीं था, अल्टीमेटली आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना था, u स्क्वायर अपॉन g साइन अल्फा, I'm sorry, g cos अल्फा, g cos अल्फा। तो आपको tan अल्फा मालूम है, तो cos अल्फा तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, ये वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, ये है 1, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो cos अल्फा हो जाएगा 1/x। कैलकुलेट तो आप कर सकते हो, है ना। फर्दर अगर मैं यहां पर वेलोसिटी अगर v थी v, तो v का स्क्वायर देखूंगा, तो ये है वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 मैंने कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर। यहां से आप cos अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, और ये जब वैल्यूज डालोगे तब जाकर के आंसर जो है ऑप्शन बी वो लगभग लगभग मैच करता है। ये अप्रोक्सीमेटली यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.77 या 78 आती है, मैंने जो कैलकुलेट करके देखा था, जो कि करीब करीब 2.8 कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा करीब करीब 2.8 मीटर्स। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था। अगर इसको हम लोग अभी सॉल्व करना शुरू करें, जरा सोचो कि इसको स्क्वायर करके मैं लिखूंगा, फिर 1 को स्क्वायर करूंगा, फिर रूट लूंगा तो x आएगा,
देन कॉस अल्फा की वैल्यू 1/x होगी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। फिर ये वैल्यू यहां पर डालूंगा, वी स्क्वायर की भी वैल्यू ज्यादा आसान आई नहीं है यार, इसको भी एक्सपैंड करूंगा, फिर जो भी रूट वुड में होगा वो कैलकुलेशन करूंगा, तो कैलकुलेशन करके पूरा आता है यहाँ पे। तो अगर तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं पूरा सॉल्व करने लग जाऊं तो ये मेरा ठीक ठाक टाइम ले सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो हमको हमारी स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखे तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि आप सबसे लास्ट के लिए रखोगे, कि सबसे आखिर में इसको देखूंगा, सबसे आखिर में इसको कैलकुलेट करूंगा। टेम्पटिंग हो सकता है, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि जब सॉल्व करने बैठे तो वैल्यूज इतनी अजीब है कि आपको टाइम लग जाएगा, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 and t2 is. अब देखो, इनिशियल स्पीड सेम रख करके आपने आर डिस्टेंस पे जो टारगेट था उसको हिट किया दो अलग अलग एंगल पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन का केस है। अगर ये रेंज हमको किसी ने कॉमन दे दिया और हमको बोला कि एक बार ऐसा एक एंगल पे ले जाके हिट कराया, दूसरी बार ऐसा एक दूसरे एंगल पे ले जाकर के हिट कराया, तो आई थिंक ये आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा है कि अगर ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम क्या हो जाता है, 90 डिग्रीज। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। दोनों ही केसेस में रेंजेस सेम है लेकिन टाइम्स ऑफ फ्लाइट अलग अलग हैं, t1 एंड t2, एंड फॉर दैट मैटर मैक्सिमम हाइट्स भी अलग अलग हैं, h1 एंड h2। वैसे तो हमको यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन पूछा गया है, लेकिन मैं आपको तीन और रिजल्ट्स यहाँ पे बताता हूं जो आपको बहुत काम आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं वो सारे रिजल्ट्स। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन हमको रिजल्ट सारे याद होने चाहिए। सपोज एक बार आपने u एंगल पर, u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, और एक दूसरी बार आपने u स्पीड से 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो भी लिख लो, रेडियंस में लिख लेते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। पहले केस में रेंज R1 क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट है। दूसरे केस में अगर आप देखोगे स्पीड सेम थी, R2 हमको मिलेगा u स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन पाई माइनस 2 थीटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखोगे 2u साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय जी। और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब देखो क्या क्या रिजल्ट्स हमको, क्या क्या इन्फ्रेंसेस यहां से हमको मिल रहे हैं जो हमको याद रखने हैं, उसमें से एक हमारे यहां सवाल में है, ठीक है। पहली बात कि देखो पहले केस का रेंज और दूसरे केस का रेंज तो इक्वल है, दिख रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं t1 और t2 को मल्टीप्लाई करूंगा, t1 और t2 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में g मल्टीप्लाइड बाय g। इसमें देखो 4 में से एक अगर 2 ले लोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा रेंज, तो ये शायद से 2r अपॉन g हो गया, जो कि हमारा सवाल था, ठीक है। टाइम्स ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट जो होगा वो कॉमन रेंज
का एक तरीके से 1/5 है। अगर जी की वैल्यू 10 ले लोगे तो ये कॉमन रेंज का 1/5 आया, राइट। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा कौन सा, 2r/g, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये T1 T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r/g। पर दो तीन बातें और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। तीसरी चीज, अगर ये दोनों मैक्सिमम हाइट्स को हमने ऐड किया, h1 और h2 को ऐड किया, तो क्या आपको दिखता है कि u²/2g कॉमन लेकर के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हुआ u²/2g, और ये है मैक्सिमम हाइट जब आपने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये h के इक्वल है, वेयर h इज मैक्सिमम हाइट फॉर थीटा इज इक्वल टू π/2। जो मैक्सिमम आप ऊपर फेंक सकते हो इस स्पीड से, वो वैल्यू आई, राइट। चौथी चीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो u² साइन थीटा कॉस थीटा और 2g, ये पूरा का पूरा 2 बार आएगा। तो इस पूरे को स्क्वायर कर देते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो u² 2 बार आ जाएगा, साइन थीटा 2 बार आया, कॉस थीटा 2 बार आया और 2g भी 2 बार आया। ये जो अंदर आपको मिला है, इसी में बस ऊपर एक यहां पर 2 और लगा देते आप, यहां पर भी 2 लगा देते, तो ये नीचे 2 × 2 छोड़ करके बाकी सारा कुछ जो है वो रेंज है। मतलब h1 h2 है रेंज का स्क्वायर अपॉन 16, या फिर रूट h1 h2 है कॉमन रेंज बाय 4। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस में जो मैक्सिमम हाइट्स होती है, उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको सीधे सीधे रेंज का 1/4 वैल्यू देता है, कॉमन रेंज का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत मजेदार रिजल्ट है, ठीक है। तो ये 4 रिजल्ट हमको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन से रिलेटेड याद होने चाहिए। इसमें से एक हमको डायरेक्टली यहां पे पूछा, ये वाला हिस्सा लाएगा, किसी न किसी सेट में तो आएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th April 2019, trajectory of a projectile near the surface of the earth is given by as y is equal to 2x minus 9x square. If it were launched at an angle theta naught with speed v naught, then आपको थीटा नॉट और वी नॉट निकालना है। तो आपको सीधे सीधे कंपेयर करना है इसको, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको मालूम था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये सही है। अगर इसको हमको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पहली बात तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा का वैल्यू 2, ठीक है, ठीक। tan थीटा नॉट कर लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, tan थीटा नॉट, और स्पीड v नॉट लिखी हुई है तो उसको भी मैं v नॉट लिख लेता हूं, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया gx स्क्वायर 2v नॉट, एक मिनट, हाँ यहां पर सिर्फ v नॉट का स्क्वायर लिखना था ना, ठीक है, 2v नॉट का स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है। तो tan थीटा अगर 2 है तो आप देखो, अगर ऐसा एक ट्रायंगल बनाओगे आप, ये है थीटा नॉट, ये रहा परपेंडिकुलर 2, बेस हुआ 1, तो हाइपोटेनस कितना होगा 4 + 1 √5, राइट। तो cos थीटा नॉट हो जाएगा 1/√5 और sin थीटा नॉट हो जाएगा 2/√5। चलो भाई, थीटा नॉट की वैल्यू साइन इनवर्स 2/√5 और कॉस इनवर्स 1/√5, ये दोनों तो सही हो रहे हैं, ठीक है। तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। खैर दूसरा टर्म देखते हैं,
हमको ये भी तो लिखा है कि ये 10 जी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, अपॉन 2 वी नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा नॉट की मैं वैल्यू डाल देता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, 1/5, तो 5 में इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया हमारा 9 के इक्वल। इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां से वी नॉट का स्क्वायर आई थिंक ये हो जाएगा 50/2 25, 25/9 और वी नॉट का स्क्वायर 25/9 आया तो समझ तो गए ही होगे। वी नॉट कितना 5/9, 5/3। किसी ने हमको सजा के वैल्यूज दी थी, 5/3 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन डी है, सी नहीं है, यहां 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। कंपेयर करना था ट्रेजेक्टरी को, थोड़ा सा मतलब कि टाइम टेकिंग था, पर ओके था, ऐसा कुछ नहीं था जिसको हम कर नहीं सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 to the horizontal. Ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at the highest point. देखो, अगर आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये देखो, अगर ऐसा मैं पाथ बना दूं, ऐसा, अगर ये 30 डिग्री है तो शुरुआत में जो वेलोसिटी है ऐसे, ये शुरू की वेलोसिटी, अगर ये u है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी u cos 30, u cos 30, राइट। इस पे तो हम लोगों ने बात कर ली। तो अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर निकालनी है तो K1 हाफ mu² होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी K2 निकालेंगे तो हाफ m u cos 30 का स्क्वायर, मतलब कि u² cos स्क्वायर 30, राइट। तो K1/K2 ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30, जो कि कितना होगा √3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4, √3/2 का स्क्वायर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ K1/K2 निकालना है, √3/2 का स्क्वायर नहीं, 1/cos स्क्वायर 30 ना, 1/cos स्क्वायर 30, जो कि हो जाएगा √3 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा, तो 4/3। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी, है ना। तो 4/3 करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एकदम ध्यान से देख लो और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस देखे, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन छोड़ दो तो बाकी सारे सवाल ऐसे थे जो आप बहुत कम टाइम में बहुत आराम से कर सकते हो, 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं आपको आराम से बता रहा हूं, आसपास की सारी बातें बताता चलता हूं, तो इसलिए हम लोग उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपकी लास्ट मिनट ये स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए आखिर के 1 महीने में, इन पीवाईक्यूज को करने से क्यों आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। जैसे आगे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको थोड़े टाइम बाद ये समझ में आ जाएगा कि sin 15, cos 15 और tan 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 15 डिग्री के वैल्यूज वाले क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है थीटा का वैल्यू 15 डिग्री और ऐसा प्रोजेक्ट किया हमने, ठीक है। हमको बोला कि ये रेंज निकालो क्या होगा, ठीक है। यहां पर से ये उड़ करके पत्थर गया, यहां पर पहुंचा, क्या होगा ये रेंज निकालो, ठीक है। अब ये रेंज निकालने के लिए अगर रेंज का मुझे फॉर्मूला सीधे सीधे पता होता तो मैं सीधे सीधे अप्लाई कर लेता, आंसर आ जाता, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के बारे में आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के साथ में थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफर्टेबल कम फील करते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। सपोज ये ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, ऑलराइट। आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया
कुछ इस तरीके से, ऐसा। और जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया है वो यहां पर लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा ले लेते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं u। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस वेलोसिटी का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लूंगा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इन अ वे मैं कह रहा हूं कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस रख लेना, ये हमारे लिए हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमारे लिए हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। एक्स और वाई हम कहीं भी बना सकते हैं, शर्त यह है कि वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे u cos थीटा एंड u sin थीटा। जब ये वापस आकर के इस प्लेन पर गिरेगा तो आप देखो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है ना। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, उसी फैक्ट की हेल्प से हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड। पहली चीज हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड। आप देखो अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने बना दिया तो ये जो y एक्सिस है ना, इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ में ऐसा अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये एंगल है अल्फा। क्यों अल्फा एंगल है? अगर देखो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे है, तो y एक्सिस वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पर होगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जिसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में g cos अल्फा और नेगेटिव x डायरेक्शन में g sin अल्फा। यहां तक ठीक। अब मैं y डायरेक्शन में अगर मैं मोशन देखूंगा तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ एक्सेलरेशन। देखो कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा है ना, तो इसलिए यहां पे माइनस लगाया, जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी की वैल्यू या तो जीरो मिल जाएगी या फिर टी की वैल्यू मिल जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो इंक्लाइन प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। ये रिजल्ट सही है कि नहीं ये हमको चेक करना है। तो आप देखो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो डालोगे, मतलब ये इंक्लिनेशन अगर जीरो होता तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती और ये 2u sin थीटा अपॉन जी था, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल वाला, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो होता ही था। ऑल राइट, अब अगर मेरे को रेंज निकालना है, ये पूरा का पूरा रेंज निकालना है, तो ये रेंज निकालने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में भी जो वेलोसिटी जो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, एक्स डायरेक्शन में भी देखो रिटार्डेशन है ना। तो हमको बेसिकली u cos थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और टी की ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना करने के मूड में हम लोग है नहीं। तो एक काम करते हैं, एक थोड़ी सी स्मार्ट चीज करते हैं। ये जहां पे प्रोजेक्टाइल गिरने वाला है वहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैं यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O से ये जो डिस्टेंस है O डैश कैलकुलेट करता हूं। O डैश कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान है क्योंकि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा क्या है, वो u cos थीटा प्लस अल्फा होगा। वेलोसिटी का कंपोनेंट इन O डैश डायरेक्शन इज u cos थीटा प्लस अल्फा एंड acceleration component of acceleration is zero. So we can simply assume that displacement in this horizontal direction O dash can simply be written as velocity multiplied by time of flight. ठीक है, तो O dash is equal to इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos थीटा प्लस अल्फा u cos थीटा प्लस अल्फा multiplied by time of flight. Now R is equal to O dash अपॉन cos अल्फा। R क्या होगा, ये जो लेंथ है ये बेस है ना, तो बेस अपॉन cos अल्फा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। बस वैल्यूज डाल देते हैं, तो वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और cos अल्फा डाल देते हैं। तो सब कुछ लिखोगे आप एक साथ तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, 2 मैंने यहां से लिया, u और u दो आया u स्क्वायर, देन साइन थीटा आ गया
और उसके बाद में कॉस थीटा प्लस अल्फा। ओके, अगली लाइन में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां से रेंज आ जाएगा, चलो, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, नीचे क्या है, यहां से g कॉस अल्फा और यहां से एक और कॉस अल्फा, तो g कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हुआ हमारे लिए रेंज का रिजल्ट। इसको भी चेक करते हैं, क्या ये सही है? अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 डाल दो, अल्फा की वैल्यू 0, तो ऊपर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहां पर कॉस अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल वाला रेंज आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारे लिए फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री और अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे लिए थीटा गिवन है 15 डिग्री, यहां लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बाकी सब तो ठीक है यार, ये हो जाएगा 45, है ना, ये होगा 45, ये होगा 30, साइन 15 डिग्री अगेन आ गया। अब याद है साइन 15 हमने पीछे, अब साइन 15 अगर आपको आता नहीं है तो हाफ एंगल फॉर्मूला से तुरंत तुरंत वहां निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा हो गया, तो पहले तो ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, रिजल्ट नहीं मालूम है तो इतनी कहानी लिखो। ठीक है, वो भी हमने एक स्मार्ट चीज करी तो ये आसानी से है, अदरवाइज तो और टाइम लग जाता। उसके बाद में ये मालूम भी है तो भी 15 डिग्री का वैल्यू डालो, 15 डिग्री का वैल्यू भी उटपटांग सा है, पीछे हमने देखा था। ठीक है, फिर ये वैल्यूज लिख करके उनको सिंप्लीफाई करो, तो ये ले लेगा आपका ठीक ठाक टाइम। ठीक है, खैर इसमें इतनी मेहनत करके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आता है वो 0.2 मीटर के आसपास आता है, मतलब करीब करीब 20 सेंटीमीटर आता है, एग्जैक्टली 20 नहीं आता ये। ठीक है, ये 0.2 मीटर कम करीब करीब आता है, तो 20 सेंटीमीटर के आसपास आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम आ गए रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल क्या लिखा हुआ है इसमें। A passenger sitting in a train A moving at 90 km per hour observes another train B moving in opposite direction for 8 seconds. If velocity of the train is 54 km per hour, then length of the train is. सबसे पहली बात तो यहां पे लेंथ अगर आप देखोगे तो किसमें लिखी हुई है, मीटर में। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहली ट्रेन का वेलोसिटी लिखने को बोलूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए, इसको मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें मीटर पर सेकंड में, तो 90 इंटू 5 बाय 18 आई कैप बोल सकता हूं मीटर पर सेकंड में, राइट, जो कि हो जाएगा, ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 25 मीटर, 25 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन के साथ में इसको भी आप कन्वर्ट करोगे 54 इंटू 5 बाय 18 आई कैप, ये हो जाएगा -15 आई कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, तो ये होगा वीबी माइनस वी ए। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने सीधा सीधा यही पढ़ा था, जिस भी फ्रेम पर हम बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं, तो पहली बात वो तो हमारे लिए रेस्ट पे आ गया, उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी भी दूसरी चीज की वेलोसिटी निकालनी है, तो मसलन बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सेम फ्रेम ग्राउंड, राइट, वी बी माइनस वी ए, ये वेक्टर डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -15 -25 मतलब कि -40 आई कैप। तो अगर कोई आदमी ट्रेन ए में बैठ करके देख रहा है, तो ट्रेन भी 40 मीटर पर सेकंड से पास होती हुई से दिखाई देगी। तो अगर वो आदमी देखता रहा देखता रहा देखता रहा, तो 8 सेकंड तक देखता रहेगा, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस वो देखेगा बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगा सिंपली
इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी मतलब 320 मीटर्स। और चूंकि आप ऐसे इमेजिन करो कि ये देखो, ये हमारी ट्रेन ए, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये हमारा ट्रेन ए है, यहां पर एक पैसेंजर है, ये ट्रेन ए, यहां पर एक पैसेंजर है, और उसके पास में ट्रेन बी ये ऐसा पास कर रही है। ये हुई ट्रेन बी, ये ऐसे निकल रही है। तो ये जो यहां पर जो ए पर बैठा पैसेंजर है ना, वो ऐसा बी जो निकलता जा रहा है 8 सेकंड में, ये पूरा रिलेटिव डिस्टेंस यही मेजर करने वाला है। ठीक है, जो कि ट्रेन की लेंथ होगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका 320 मीटर। ठीक है, ए को ट्रेन का पूरा ये लेंथ अपने सामने से पास होता दिखाई देगा 8 मिनट में, और वो किस स्पीड से पास होता दिखाई देगा? रिलेटिव स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका 320 मीटर्स। ऑल राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बसेस P and Q स्टार्ट फ्रॉम a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by XP and XQ. At what time both the buses will have same velocity? मतलब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी ऑफ P मुझे लिखना है तो मैं इस टर्म को सीधे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, dxp by dt, राइट। ध्यान रखना ये xp ब्रैकेट के अंदर t, ये xp मल्टीप्लाइड बाय t नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ है? xp एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा टी। सिमिलरली vq ये हो जाएगा dxq बाय dt, dxq बाय dt। वो कितना होगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f प्लस 2t, है ना। अब ये दोनों इक्वल है तो कर देते हैं इक्वेट, अल्फा प्लस 2 बीटा टी f प्लस 2t के इक्वल है। तो यहां से ओ ओ ओ ओ ओ ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। ठीक है, f माइनस 2t, ऑल राइट। तो ये हो गया f माइनस 2t। ठीक है, तो 2 बीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय t, ये हो जाएगा f माइनस अल्फा, या फिर t का वैल्यू f माइनस अल्फा अपॉन 2 कॉमन लेकर के देखोगे तो ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने पिछले 1 घंटे 10 मिनट में, ऑलमोस्ट कंक्लूड करने को ही है। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रिटर्निंग ऑन अ पैरेलल running on a parallel track in opposite direction with speeds of 36 km per hour and 72 km per hour respectively. ठीक है, फिर से दो ट्रेन्स, उनकी स्पीड किसमें गिवन है? किलोमीटर पर आवर में, और आंसर्स देखो किसमें है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो पहली बात तो इनकी स्पीड्स को हमको वेक्टर मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो VA का वैल्यू होगा 36 एंड 72। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, ये 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। और VB ये हो गया 72 इंटू 5/18, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं A की वेलोसिटी को इधर की तरफ मान लेता हूं, तो VA हो जाएगा कितना? 10 आई कैप। B की वेलोसिटी को इधर की तरफ मान लेता हूं, तो VB कितना हो जाएगा? -20 आई कैप। ठीक है, अब हमको बोला कि a person is walking in train A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर। पहली बात, ये जो कुछ भी है ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा?
1.8 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.5 मीटर पर सेकेंड। और वेक्टर फॉर्म में अगर ये देखोगे तो ट्रेन ए जिस तरफ जा रही है उसकी ऑपोजिट जा रहा है, मतलब नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में 0.5 आई कैप माइनस साइन के साथ। सही बात है, 0.5 आई कैप माइनस साइन के साथ। ठीक है ना? ठीक, ये ट्रेन के अंदर चल रहा था तो ये पैसेंजर का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, यही होगा वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर क्या होगा, वी ए प्लस वी पी ए। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी और ये ए का वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं। तो क्या ये 9.5 आई कैप आएगा? अब हमको बोल रहे हैं स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी करना है तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है, पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में एक ही फॉर्मूला है। जिस भी बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेक्टर डिफरेंस लेना बस। तो वीपी माइनस वीबी कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9.5 माइनस -20, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 29.5 आई कैप और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 29.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी। रिलेटिव वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हमको ना मतलब बहुत सारी बातें लिखी होती है, जो बात लिखी हुई है उसका मैथमेटिकल मतलब क्या है ये हमको समझना मुश्किल हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में जब बहुत जल्दी मुझे सॉल्व करना होता है तो मैं ये समझने की ज्यादा कोशिश करता ही नहीं हूं कि हो क्या रहा है। सीधे सीधे वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में लिखो और मैथमेटिकली चलो। अगर आपको इमेजिन नहीं करना पड़ा तो क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v is equal to k y I cap plus x j cap where k is a constant, the general equation of its path is। अब यार देखो यहां पर ये जनरल 2D मोशन का क्वेश्चन है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जिसको आप dy by dt बोलते हो, ये यहां पर क्या गिवन है, kx गिवन है y डायरेक्शन की वेलोसिटी। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जिसको आप dx by dt बोलते हो वो क्या गिवन है, ky। अब मुझे टाइम और x में रिलेशन या टाइम और y में रिलेशन चाहिए ही नहीं, रिलेशन किस में चाहिए, x और y में। तो मैं ये पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने पर मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं 1/2 करूंगा तो मुझे मिलेगा dy by dx, दूसरी तरफ मिलेगा x by y, या फिर y dy इज इक्वल टू x dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। 2 को अगर ले जाओगे कांस्टेंट में ही मिला दोगे तो इफेक्टिवली y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट, हमारे लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं था आपको, थोड़ी सी मैथमेटिकल जगलरी थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a stream of a river is flowing with a speed of 2 km per hour. A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? All right, suppose आपके पास ऐसी एक नदी है, ये ऐसी एक नदी है, ठीक है, ये रहा वो लाइन जिस पर स्विमर को जाना था। स्विमर की जो वेलोसिटी है, अगर इस लाइन पर वो जाना चाहता है, मान लेते हैं रिवर का फ्लो ऐसा है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक, और ये रिवर की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऑलराइट, अगर ये इधर कहीं थीटा एंगल पर चलना शुरू किया, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। आप देखो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो स्विमर की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होनी चाहिए और वो किधर की तरफ होनी चाहिए, जो वेक्टर सम है वो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ऐसा कब होगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का वेक्टर सम इधर कब आएगा, जब ये जो 4 है ना, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 4 cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 4 sin थीटा। अगर ये 4 sin थीटा और ये 2 एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 sin थीटा होना चाहिए 2, तो sin थीटा हाफ या फिर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो फ्लो के साथ ओवरऑल एंगल कितना होगा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ओवरऑल 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 120। तो करेक्ट आंसर है 90 प्लस 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा कितना 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए 120 डिग्री पे अगर फ्लो के साथ में वो चलना शुरू करेगा तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा सीधे स्ट्रेट आएगी, बिना ड्रिफ्ट के वो आगे जाएगा। ऑलराइट, next are two projectiles thrown at 30 and 45 with the horizontal respectively reach the maximum height in same time, ratio of their initial velocities। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट सेम टाइम में पहुंचे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट सेम टाइम पे पहुंचे। ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट सेम है ऐसा नहीं बोल रहे, मैक्सिमम हाइट सेम टाइम में पहुंचे, ठीक है। तो वैसे बात अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो ठीक है, देख लेते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का अगर ये देखो, ये ऐसा मैक्सिमम हाइट में जाने वाला टाइम t1 और t2 सेम है, मतलब u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी और u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी ये सेम होने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्टली हाफ टाइम होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर हमको इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए u1 अपॉन u2, तो वो हो जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा साइन 45 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 वो ऊपर आके आ जाएगा 2, तो ये इफेक्टिवली रूट 2:1 हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 1 रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, टू पार्टिकल्स ए एंड बी are moving on two concentric circles of radii r1 and r2 with equal angular speeds omega. At t is equal to 0, their positions and direction of motion are shown in the figure. Relative velocity va minus vb at t is equal to pi upon 2 omega is. अब देखो इनकी एंगुलर वेलोसिटीज कांस्टेंट है, ठीक है, कितनी ओमेगा। तो जब टाइम पाई अपॉन 2 ओमेगा होगा तो दोनों का थीटा हो जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, मतलब कि पाई बाय 2। तो ये ऐसा पाई बाय 2 घूम चुका होगा और ये भी ऐसा पाई बाय 2 घूम चुका होगा। तो जो ए होगा ना, ये यहां पर आ चुका होगा, ऐसा टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी होगी, और जो बी होगा वो यहां पे आ चुका होगा, ऐसी टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये हो जाना चाहिए, देखो ये वेलोसिटी कितनी होती है, अगर ये रेडियस r1 है तो r1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा और नीचे की तरफ, तो माइनस r1 ओमेगा जे कैप, ठीक है, जे कैप, वेट पाई बाय 2, ओ हो पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 था, यहां नहीं आ जाएंगे, एक मिनट,
ये तो पाई बना दिया हमने, रुक जाओ, ये ऐसा आ जाएगा ना, π/2 पे ये a ऐसा, ठीक, और जो b है ये π/2 एंगल पे, ठीक है, ठीक है, a ऐसा आ चुका होगा और जो b होगा वो ऐसा इधर की तरफ आ चुका होगा ना, ठीक, ठीक है, ऑल राइट। तो आप देख पा रहे हो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, अगर हम इस टाइम पर बात करेंगे तो ये थीटा यहां पर ऐसा π/2 एंगल घूम चुका होगा, और ये वाला ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे π/2 एंगल घूम चुका होगा। ये होगा VA और ये होगा VB, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग VA अगर लिखेंगे तो वो होगा -R1 ओमेगा आई कैप, और VB की वैल्यू हो जाएगी -R2 ओमेगा आई कैप। अगर हमको किसी ने VA माइनस VB पूछा, VA माइनस VB, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, VA माइनस VB, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप, ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन। केयरफुल रहना है, यहां पे π/2 ओमेगा है, π/ओमेगा नहीं है, पाई से नहीं घुमाना जैसे मैंने घुमा दिया था, ओके, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर i कैप एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल टू 5x 1 माइनस x, देन y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं यार, एक बड़ा सिंपल सा तरीका यह है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5x स्क्वायर होगा, dy बाई dt क्या होगा, 5 dx बाई dt माइनस 10x dx बाई dt, ठीक है। यही आपको dy बाई dt चाहिए, मतलब vy, ये हो जाएगा 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी x डायरेक्शन में 1, माइनस x कोऑर्डिनेट शुरू में 0, तो vy कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5j कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। ऑल राइट, रेंज इज मैक्सिमम, तो दिस मैक्सिमम रेंज is equal to u square upon g for theta is equal to 45 degree, ठीक है। Another object is projected in air with a horizontal range half of the range of first projectile, तो ये रेंज जो था इसका हाफ, मतलब u स्क्वायर अपॉन 2g, इस रेंज से फेंका, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन बोथ केस। अब देखो यहां पे वेलोसिटी लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपने बोल दिया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम हो गया, तो रेंज भी सेम आएगा, है ना। तो ये वेलोसिटी नहीं, इसको स्पीड लिखना चाहिए, मतलब जेई में इतना ये लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये स्पीड लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वेलोसिटी नहीं। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g पहले वाले केस का जो हाफ है रेंज, अब होगा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। क्लियर है, ठीक है। और यहां से आपको साइन 2 अल्फा मिल गया, साइन 2 अल्फा मिला कितना, हाफ। तो दो बातें हो सकती हैं, 2 अल्फा की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी, या फिर 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 30, मतलब 150 डिग्री। अब आप देखो 150 और 30 का मतलब क्या है, अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो आप हॉरिजॉन्टल से हमेशा छोटा वाला एंगल बताते हो, तो ये वाले का तो कुछ खास मतलब है नहीं, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15 डिग्री, तो हमको कितना रिपोर्ट करना चाहिए आंसर 15 डिग्रीज, ठीक है।
A fighter jet is flying horizontally at a certain height with a speed of 200 meter per second. When it passes directly overhead an anti-aircraft gun, a bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet. If the bullet speed is 400 meter per second, the value of theta will be. Suppose we have a fighter jet cruising at a speed of 200 meter per second in horizontal direction, 200 meter per second in the horizontal direction, and there is an anti-aircraft gun जो कि ऐसा आपने फायर किया, जैसे ये यहां से पास कर रहा है, आपने फायर किया 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 400 कॉस थीटा। अब देखो, हमेशा ये दोनों जब हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रहेगा इनका, तभी ये जाके हिट करेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल सेम कब रहेगा? यहां पर से जब ये शुरू हुए, जब ये यहां आएगा तो ये ऐसा अगर मैं बना दूं तो इसको यहां होना पड़ेगा। जब ये ओके, अगर इसका पाथ को मैं ऐसे देखूं, यहां पे हिट करने वाला है, तो जब ये यहां रहेगा ये यहां, जब ये यहां रहेगा ये यहां, जब ये यहां रहेगा यहां, मतलब कि दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम होनी पड़ेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 400 कॉस थीटा ये हो जाएगा 200 के इक्वल, या फिर कॉस थीटा 1/2 और थीटा कितना 60 डिग्रीज। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। देखो, स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर, एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी इक्वल टू। अब देखो, यहां पर रिवर का वेलोसिटी है और यहां पर स्विमर की वेलोसिटी जो रिपोर्टेड होती है वो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में होती है। इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? वी आर के इक्वल। अब देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट लाइन ए बी पर तभी आएगा जब ये दोनों इक्वली इंक्लाइन होंगे। अगर एक वेक्टर है v और एक दूसरा वेक्टर है v, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वली इंक्लाइंड होता है ना, और ये एक रोम्बस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों इक्वली इंक्लाइन होने पड़ेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्रीज। ठीक है, 30 डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स विद टाइम t गिवन बाय 10, ऑल राइट, और फिर y कोऑर्डिनेट भी गिवन है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, स्पीड ऑफ पार्टिकल एज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल is given by root v where v in meter per second। अब देखो, यहां पे भी एक गड़बड़ी है। अगर आपने वेलोसिटी को ऐसा रिपोर्ट किया तो v का यूनिट मीटर पर सेकंड थोड़ी होगा, रूट v का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। तो ये थोड़ा सा यहां पर ठीक नहीं लिखा हुआ है, पर ठीक है, यही वाले हैं। पहले पार्टिकल के लिए अगर xt है 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर, तो v ऑफ पार्टिकल 1 ये हो जाएगा 8 माइनस 24t। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप डायरेक्शन में। और ये वैल्यू इफेक्टिवली कितनी हो जाएगी? अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखोगे तो वेट 24 क्यों, एक मिनट, ये हो जाएगा 8 माइनस 60, राइट, और ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 2t, t का वैल्यू 1 डाल दोगे तो 2 आई कैप, राइट। अगर yt आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8t क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v2 आएगा माइनस 24t स्क्वायर जे कैप, जो कि हो जाएगा माइनस 24 जे कैप। ठीक है, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो आपको निकालना है v2 माइनस v1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 24 जे कैप माइनस 2 आई कैप, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो
v21 इसका मैग्नीट्यूड तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है 576 है ना, 576 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा रूट 580। तो इसलिए जो v की वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट 580। बताने की जरूरत नहीं है कि वो मीटर पर सेकंड में नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन 2D के सारे क्वेश्चंस करे, ठीक है। बाकी ऐसे ही और ऑसम वीडियोस आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और ऐसे ही आप हासिल करते रहें और जल्दी से जल्दी आप सक्सेस पा लें, डिसिप्लिन रहें। मेरा नाम है सुशांत। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।